ओशो एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर या तो मन में बहुत श्रद्धा जगती है या फिर गुस्सा। लेकिन ये इंसान असल में था कौन? चलिए, आज की इस पड़ताल में हम 20वीं सदी के सबसे विवादास्पद आध्यात्मिक गुरुओं में से एक ओशो के इतिहास और उनके विचारों की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल यही है जो आज तक लोगों को दो हिस्सों में बांटता है। क्या ओशो सच में एक प्रबुद्ध गुरु थे या फिर एक बहुत ही शातिर धोखेबाज? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर ओशो का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो वो एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे जो आज़ादी और चेतना की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक ऐसे लीडर जिनकी कम्यून, जिनका आश्रम घोटालों और गंभीर अपराधों के दलदल में धंस गया। अब ये दोनों तस्वीरें एक ही इंसान की कैसे हो सकती हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। उस इंसान को समझना होगा जो इस सब के केंद्र में था। तो इनकी कहानी शुरू होती है 1931 में, मध्य प्रदेश से, चंद्र मोहन जैन के नाम से। बचपन से ही वो एक बागी थे, मतलब हर परंपरा, हर मान्यता पर सवाल उठाते थे। और उनकी यही जो जानने की भूख थी, उसने उन्हें गीता से लेकर नीत्शे और फ्रॉइड तक सब कुछ पढ़ने पर मजबूर कर दिया। तो जाहिर है वो फिलॉसफी के प्रोफेसर बने, लेकिन अकेडमिक दुनिया की चारदीवारी उनके विचारों को ज्यादा दिन तक कैद नहीं रख पाई। और यहीं से उनका असली सफर शुरू होता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, अपना नाम रखा आचार्य रजनीश, और पूरे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। धर्म, प्रेम और ध्यान पर उनके भाषण कह सकते हैं कि उत्तेजक थे, लोगों को अपनी तरफ खींचते थे, और बहुत तेजी से उनके फॉलोअर्स की एक फौज खड़ी हो रही थी। उनके सबसे क्रांतिकारी आइडियाज में से एक था नियो संन्यास। अब देखिए, जो पारंपरिक संन्यास होता है वो दुनिया को छोड़ने की बात करता है, लेकिन इनका नियो संन्यास इसके बिल्कुल उलट था। ये जीवन को उसके हर रंग में पूरी तरह से अपनाने और उसका जश्न मनाने की बात करता था। संदेश एकदम साफ था, भागो मत, जागो। उन्होंने महसूस किया कि आज के इंसान का मन जो है वो तनाव और दबी हुई भावनाओं से भरा हुआ है। तो इसी के लिए उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स बनाई। जरा सोच कर देखिए, पहले बहुत तेजी से सांस लेना, फिर चीख चिल्लाकर रोकर अपनी सारी भड़ास निकाल देना, फिर हू का मंत्र जाप, और फिर अचानक एकदम खामोशी, और आखिर में उत्सव का नाच। ये ध्यान की दुनिया में एक धमाके जैसा था। और उनके इन क्रांतिकारी तरीकों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। उनका जो पूना आश्रम था वो एक ग्लोबल सेंटर बन गया। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से साधकों, कलाकारों, थेरेपिस्ट का जैसे सैलाब आ गया। हर कोई आज़ादी के इस नए पैगाम की तरफ खींचा चला आ रहा था। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़। अमेरिका में एक आध्यात्मिक यूटोपिया बनाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी और आखिरकार एक विनाशकारी सपना। इस सपने का साइज कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 64,000 एकड़। जी हाँ, ओरेगॉन के रेगिस्तान में इतनी बड़ी जमीन खरीदी गई सिर्फ एक शहर बसाने के लिए, जिसका नाम था रजनीशपुरम। लेकिन ये जो एक यूटोपिया का सपना था ना, वो बहुत जल्द एक बुरे ख्वाब में बदलने लगा। आश्रम विवादों और आपराधिक गतिविधियों के बवंडर में फंस गया। स्थानीय चुनावों में धांधली से लेकर अवैध फोन टैपिंग तक, और फिर वो सबसे खौफनाक घटना 1984 का बायो टेरर हमला। चुनाव जीतने के लिए जानबूझकर रेस्टोरेंट्स के सलाद बार में जहर मिला दिया गया। ये अमरीकी इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर हमला था। और जब ये सब कुछ सामने आया, जब पूरा ढांचा ढह गया, तो ओशो ने दुनिया के सामने आकर बस एक बात कही, मुझे धोखा दिया गया। उन्होंने सारा का सारा इल्जाम अपनी सबसे करीबी सहयोगी माँ आनंदशीला और उनके ग्रुप पे डाल दिया, और ये दावा किया कि उन्हें इन सब की कोई खबर ही नहीं थी। अब रजनीशपुरम के इस पूरे ड्रामेटिक पतन के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से विचार थे जो इतने शक्तिशाली थे कि हजारों लोगों को अपनी तरफ खींच लाए और साथ ही इतने बड़े विनाश का कारण भी बन गए। चलिए अब उनके मूल दर्शन को समझते हैं। अगर ओशो के पूरे दर्शन को एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द है स्वतंत्रता। उनके लिए अध्यात्म का मतलब ही स्वतंत्रता था। लेकिन ये कोई मामूली आज़ादी की बात नहीं थी। उन्होंने इसके 3 लेवल बताए। पहला, किसी चीज से स्वतंत्रता, यानी समाज, धर्म, परिवार की जो कंडीशनिंग है उन जंजीरों से आज़ादी। फिर दूसरा लेवल, किसी चीज के लिए स्वतंत्रता,
यानी कुछ नया रचने की, प्रेम करने की और जीवन को एक्सप्लोर करने की आज़ादी। और सबसे ऊपर सिर्फ होने की स्वतंत्रता, जो कि शुद्ध चेतना की अवस्था है। शायद उनकी सबसे सबसे ज्यादा विवादित टीचिंग थी यौन ऊर्जा को लेकर। उस जमाने में जब ज्यादातर आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मचर्य की बात करते थे, ओशो ने ठीक उल्टा सिखाया। उन्होंने कहा कि यौन ऊर्जा ही जीवन की असली ऊर्जा है। इसे दबाने से विकृति पैदा होती है, जबकि इसे होशपूर्वक जीने से ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण का दरवाजा खुल सकता है। ये शरीर की सबसे बेसिक ऊर्जा से परम चेतना तक की एक यात्रा थी। लेकिन आखिर में उनकी सारी बातें, सारी शिक्षाएं एक ही जगह आकर रुकती थीं, ध्यान। उनके लिए ध्यान कोई करने की चीज नहीं थी, बल्कि होने की एक अवस्था थी। जैसा कि वो कहते थे, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह वो अवस्था है जिसमें तुम किसी क्रिया में नहीं हो। तो अमेरिका में सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ओशो वापस पूना लौट आए। अब सवाल ये है कि आज हम उनकी विरासत को कैसे देखें, और ये उतनी ही कॉम्प्लेक्स और विरोधाभासी है जितनी वो खुद थी। देखिए, बहस आज भी उन्हीं कुछ पॉइंट्स पर होती है। आलोचक कहते हैं कि उन्होंने यौन स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया, जबकि उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने ऊर्जा की एक स्वस्थ अभिव्यक्ति सिखाई। आलोचकों ने उन पर अध्यात्म को बाजार बनाने का आरोप लगाया, तो समर्थकों ने कहा कि ये समय की जरूरत थी। और रजनीशपुरम के अपराध, क्या वो सच में अनजान थे या एक भागीदार? इस पर आज भी राय बंटी हुई है। लेकिन इन सारे विवादों के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी, उनका असर आज भी बहुत गहरा है। इसे नकारा नहीं जा सकता। आज दुनिया भर में उनके ध्यान केंद्र हैं। यूट्यूब और ऐप्स पर उनकी जबरदस्त डिजिटल मौजूदगी है। उनके विचारों ने साइकोथेरेपी तक को प्रभावित किया है। और हाँ, पश्चिम में ध्यान को आम लोगों तक पहुंचाने में उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ओशो कौन थे? इस सवाल का जवाब शायद उनके ही एक कथन में छिपा है। मेरा काम तुम्हें किसी मंदिर में ले जाना नहीं, तुम्हें स्वयं का मंदिर बनाने में मदद करना है। ये व्यक्तिगत चेतना और अपनी भीतरी खोज का संदेश है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली गुरु बाहर है या हमारे ही भीतर।